ये ऊपर। आप चैप्टर देख रहे हैं जीओ में जन्म, जिसमें आपको जो एनसीईआरटी से संबंधित जो प्रश्न थे उसको जो है पूरी तरह से हमने हल कराया। अब आपको जो है कुछ एग्जाम्पलर के प्रश्न है जो कि लगभग पूछे गए हैं, वो प्रश्न है जिसको आपको जो है याद रखना है, नोट्स बनाना है। जैसे प्रश्न है अमीबा और ईस्ट के उन दो अंतर्निहित अभिलक्षणों को उल्लेखित कीजिए जो उन्हें अलैंगिक प्रजनन हेतु सक्षम बनाती हैं। इसमें क्वेश्चन है अमीबा एंड ईस्ट में अंतर्निहित अभिलक्षणों को लेकर जो उन्हें अलैंगिक प्रजनन हेतु अलैंगिक प्रजनन हेतु अभिलक्षण कौन से ऐसे दो अभिलक्षण हैं अमीबा और ईस्ट में पाए जाते हैं जो उन्हें अलैंगिक प्रजनन के लिए योग्य बनाते हैं। पहला, इसमें क्या है कि अमीबा और ईस्ट दोनों ही यूनिसेलुलर है। ये जो अमीबा है एंड ईस्ट ये दोनों भी कैसे हैं, यूनिसेलुलर। और दूसरी चीज क्या है कि उनकी रचना सरल है। दूसरा क्या है, रचना सरल है। तो यही दो लक्षण हैं उसमें कि एक यूनिसेल्युलर है यानी कि एक कोश के जीव है और दूसरा दोनों की रचना सरल है। यही दो लक्षण अमीबा और ईस्ट में अलैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी है। फिर आज से प्रश्न पूछा गया है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं। जैसे इसका जो प्रश्न भी पूछे थे, एक बालिका है जिसका नाम सतीश सोनी है। सतीश सोनी ने प्रश्न पूछा था क्या कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं। ये प्रश्न उन्होंने पूछा था। इसमें क्या है, जो अलैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जीव उत्पन्न होते हैं वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आपस में और अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न संतति जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली
अपने पेरेंट के समान होते हैं, इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। फिर ऐसे प्रश्न किया गया कि क्या किसी जीव में गुणसूत्रों की बड़ी संख्या लैंगिक जनन में बाधक होती है, यानी कि क्रोमोसोम की अधिक संख्या जो है क्या वह लैंगिक प्रजनन में बाधक है। इसके विषय में आप देखेंगे कि क्या वास्तव में संख्या अधिक होने पर, गुणसूत्रों की संख्या अधिक होने पर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। इसके विषय में आप देखें। क्या प्रश्न है, क्या किसी जीव के गुणसूत्रों की क्या किसी जीव में गुणसूत्रों की बड़ी संख्या लैंगिक जनन में बाधक है। इसका आंसर आपको न्यायोचित ढंग से देना है। तो आपका उत्तर होगा कि जिन गुणसूत्रों की अधिक संख्या लैंगिक जनन में बाधक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गुणसूत्रों में मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन होता है जिसके कारण हैप्लॉइड गैमीट का निर्माण होता है और इसी गैमीट के फ्यूजन द्वारा, फ्यूजन मतलब मिलने से क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट मतलब कि युग्मक का निर्माण होता है। एक यानी कि मियोसिस डिवीजन द्वारा अगुणित गैमीट का निर्माण होता है और इसी गैमीट के संयुग्मन से जाइगोट चक्र का, जीवन चक्र का प्रारंभ होता है। इसमें गुणसूत्रों की अधिक संख्या बाधक नहीं है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 46 है। तितली है, तितली में गुणसूत्रों की संख्या 380 है। ऑफियोग्लोसम है, ऑफियोग्लोसम, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 1260 है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 1260 है। तो इस प्रकार से ये संख्या अधिक होने पर भी उसके लैंगिक जनन में
कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अब फिर आपसे इसी तरह के प्रश्न और भी पूछे गए हैं कि क्या किसी जीव के आकार और उनके जीवन काल में कोई संबंध है? किसी जीव के आकार एवं जीवन काल में क्या संबंध है? क्या यानी कि क्या किसी जीव के आकार एवं जीवन काल में कोई संबंध है? देखें, जीवों के आकार एवं जनन काल में कोई भी संबंध नहीं है। आप देखेंगे कोई दो जीव ऐसे हैं जो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका जो जीवन अवधि है अलग अलग होता है। जैसे आप कौवा को ले लीजिए, कौवा को लीजिए और तोता, इन दोनों को ले लीजिए, तो कौवा और तोता की जो बनावट होती है, आकार उसका है, लगभग कुछ एक जैसा दिखाई देता है। लेकिन अब जो कौवा है, इसकी जो जीवन अवधि है वो 40 वर्ष है। कितना है? 40 वर्ष, सॉरी 15 वर्ष है। तोता की 140 वर्ष है। कौवा की 15 वर्ष और तोता की कितनी है? 140 वर्ष होती है। तो इस प्रकार इस जीवन अवधि में कोई भी विशेष अंतर नहीं दिखाई देता है कि जो है आकार तो लगभग एक जैसे हैं, तो इसका तो आकार एक जैसे होने पर तो दोनों की उम्र एक जैसी, आयु एक जैसी होती है। ऐसी नहीं है कि आकार एक जैसा है वो ठीक है, लेकिन जीवन अवधि जो है उनकी अलग अलग होती है। जैसे आम का वृक्ष ले लीजिए, पीपल ले लीजिए, इनमें भी अगर आकार में देखें तो कुछ न कुछ इस तरह से आपको जो है उसमें भिन्नता यानी कि समानता मिलती है, लेकिन जीवन अवधि दोनों का अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से किसी भी जीव के आकार और जीवन अवधि में कोई विशेष संबंध नहीं होता है, जिसके आधार पर हम ये कह दें कि नहीं ऐसा है। फिर आपसे प्रश्न क्या है कि जैसे कुछ पौधे जैसे जलकुंभी है, अदरक है, ब्रायोफिल्लम है, क्या इनमें आप कह सकते हैं कि यह इनका जो वर्धी जनन है वो अलैंगिक जनन का ही एक भाग होता है? हाँ, जो जलकुंभी है, अदरक है, ब्रायोफिल्लम है, इसमें वर्धी जनन अलैंगिक जनन का ही एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। क्यों? क्योंकि जो संतति निर्माण है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होती है। यानी कि इसमें जो संतति के निर्माण में समसूत्री विभाजन शामिल है। और इन पौधों में वर्धी भागों से बने हुए जो संतति है वह जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के और आपस में एक दूसरे के समान होते हैं।
और फिर क्या है कि इसमें जो है केवल एक ही पेरेंट्स भाग लेता है। जैसे लैंगिक में क्या होता है, 2 पेरेंट्स भाग लेते हैं, मेल और फीमेल भाग लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक ही जनक भाग लेता है, एक ही पौधे से जो है उसके बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो कहने का मतलब इसमें जो संरचनाएं हैं 3 है कि एक ही जनक होता है और जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। तो इस तरह से वर्धी प्रजनन अलैंगिक जन्म का ही एक हिस्सा होता है। आप लोगों ने इसको देखा। कल और आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा होगी। धन्यवाद।